हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फर्स्ट ऑनलाइन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है वह है व्यावसायिक पर्यावरण। ठीक है, व्यावसायिक वातावरण, जिसकी पहली क्लास में मैंने आपको व्यावसायिक वातावरण का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके महत्व तथा व्यावसायिक पर्यावरण के जो घटक हैं, जैसे आर्थिक घटक है, मौद्रिक घटक है, तो उनके बारे में बताया था। और आज की क्लास में मैं आपको आर्थिक नीतियों, राजनीतिक पर्यावरण, वैधानिक पर्यावरण और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002 के बारे में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं कि एनटीए नेट ने जून 2020 एग्ज़ाम की जो फॉर्म फिलअप करने की डेट है, एक बार फिर से बढ़ा दी है। पहले फॉर्म फिलअप करने की जो अंतिम तिथि थी वो 31 मई 2020 थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 जून 2020 कर दिया गया है। तो जो विद्यार्थी अभी तक फॉर्म भरवाने से वंचित रह गए हैं वो 15 जून तक फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपकी एक भी क्लास जो है वो मिस ना हो। तो ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक नीतियाँ क्या होती है दोस्तों? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आर्थिक नीतियों के बारे में। तो देखो, किसी भी देश की आर्थिक नीतियाँ उसके व्यवसाय, उद्योग तथा आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उतार चढ़ाव, स्थानीयकरण और निर्यात संवर्धन तथा शोध कार्य इत्यादि आते हैं, जो संबंधित देश की आर्थिक नीतियों से प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर्थिक नीतियों में आज मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ वो है मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति क्या होती है दोस्तों? कि मौद्रिक नीति से आशय सरकार और केंद्र सरकार की उस नियंत्रण नीति से है जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा की मात्रा, उसकी लागत तथा उसके उपयोग को नियंत्रण करने के उपाय किए जाते हैं। अर्थात दोस्तों कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा तथा लागत को प्रभावित करने वाले मौद्रिक उपायों की नीतियों का भी अनुसरण किया जाता है, जो कि देश की मौद्रिक स्थिति को प्रभावित करती है। इसके लिए दोस्तों आपको एक प्रोफेसर हेनरी जॉनसन की परिभाषा दी गई है कि मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति की प्राप्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपके लिए आज की परिभाषा प्रोफेसर हेनरी जॉनसन के अनुसार। अब बात करते हैं अपन मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की। तो दोस्तों, भारत जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर मौद्रिक नीति का प्रयोग जो है दो प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। कौन से वो उद्देश्य हैं? तो उसमें पहला जो उद्देश्य है वो है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, और दूसरा है कीमतों में उचित स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, तो इन दोनों उद्देश्यों को एक साथ मिलाकर यह कहा जा सकता है दोस्तों कि मौद्रिक नीति का जो प्रमुख उद्देश्य है वह क्या है? स्थिरता के साथ विकास करना है। ठीक है, और भारतीय मौद्रिक प्रणाली का अध्ययन करने के लिए दोस्तों दिसंबर 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रोफेसर सुखमय चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। कौन सी तिथि को? दिसंबर 1982 को। और इस समिति द्वारा वर्ष 1985 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में मौद्रिक नीति के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है कि समाज की बचत जुटाना तथा बचतों की राशि का विस्तार करना। ठीक है, और दूसरा है राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के अनुरूप बचतों का आवंटन अधिक उत्पादक उद्देश्यों के लिए करने की कार्यक्षमता जो है वो बढ़ाना। तीसरा उद्देश्य है वो है कीमत स्थिरता रखना। और चौथा है सरकार के उत्पादक कार्यों के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहायता करना। ठीक है, तो ये है आर्थिक नीति के उद्देश्य। दूसरी जो नीति है वह है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्या है दोस्तों? तो इसके लिए परिभाषा देखो कि राजकोषीय नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय तथा आगम के कार्यक्रम को राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर इच्छित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है। ठीक है, राजकोषीय नीति को राजकीय वित्त नीति भी दोस्तों कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम मूल रूप से करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण की उन क्रियाओं का विवेचन करते हैं जिनके द्वारा सरकार पहले से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करती है। इसके लिए दोस्तों एक प्रोफेसर है, उनकी परिभाषा देखो आप, जैकसा के अनुसार कि हम राजकीय नीति को परिभाषित करने की दृष्टि से उसकी कीमत परिवर्तनों, सार्वजनिक व्यय के समय और संरचना में परिवर्तन, कर भुगतान की बारंबारता और संरचना में परिवर्तन को शामिल करते हैं।
अब बात करेंगे राजकोषीय नीति के उद्देश्यों की। तो देखो दोस्तों, राजकीय नीति के 5 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य जो है वो है आर्थिक विकास, ठीक है। तो आर्थिक विकास, उच्च आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए राजकीय नीति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार समग्र मांग और समग्र आपूर्ति दोनों में वृद्धि करने के लिए कराधान, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण का उपयोग करती है। तो ये था पहला उद्देश्य आपका। दूसरा उद्देश्य जो है वह है आर्थिक स्थिरता। तो दोस्तों, मुद्रास्फीति और अस्फीति से निपटने के लिए सरकार राजकोषीय नीति का जो है उपयोग करती है। मुद्रास्फीति के समय वह अप्रत्यक्ष करों और व्ययों को कम करती है, ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष करों को बढ़ाती है। कब? मुद्रास्फीति के अनुसार। और जब अपस्फीति के समय इसके विपरीत कार्य किया जाता है, ठीक है। तीसरा है दोस्तों वो है रोजगार सृजन, मतलब रोजगार को बढ़ाना। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या है? रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार जो है सार्वजनिक व्यय का उपयोग करती है। सड़कों, मकानों आदि बुनियादी ढांचे के निर्माण पर सार्वजनिक व्यय श्रम की आवश्यकता पैदा करता है। इसी तरह अत्यधिक या अधिक विद्यालयों का अर्थ है शिक्षकों के लिए अत्यधिक नौकरियां, ठीक है। और चौथा जो है वो है आय का समान वितरण। तो दोस्तों, असमानताओं को कम करने के लिए सरकार जो है वित्तीय उपकरण का उपयोग करती है। प्रगतिशील कराधान के माध्यम से सरकार अमीर से तो आय लेती है और इसे सब्सिडी, भत्ता या अन्य प्रकार के सार्वजनिक व्ययों के माध्यम से गरीब लोगों को पुनर्वितरित करती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आय का समान वितरण हो जाता है। और पांचवा उद्देश्य वह है संसाधनों का उचित आवंटन। तो दोस्तों, देश में संसाधनों का जो उचित उपयोग के लिए राजकोषीय नीति एक महत्वपूर्ण साधन है। सरकार कम वांछनीय वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर अधिक कर लगाती है, ठीक है, और अधिक वांछनीय वस्तुओं पर सब्सिडी प्रदान करती है तथा कम कर की नीति लागू करती है। तो ये थे आपके राजकोषीय नीति के दोस्तों। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है राजनीतिक पर्यावरण। तो दोस्तों, राजनीतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, क्या होता है? देखो कि राजनीतिक पर्यावरण के अंतर्गत देश में सामान्य स्थिरता एवं शांति तथा चुनी गई सरकार के प्रतिनिधियों का व्यवसाय के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण जैसी राजनीतिक परिस्थितियां जो है शामिल होती है। व्यवसाय की सफलता में राजनीतिक स्थितियों का महत्व, स्थायी राजनीतियों या व्यवसाय की सफलता में राजनीतिक स्थितियों का महत्व स्थायी राजनीतिक स्थितियों के अंतर्गत व्यवसायिक क्रियाओं के पूर्वानुमान में होता है। और दूसरी ओर राजनीतिक अशांति और कानून व्यवस्था के खतरे के कारण व्यावसायिक क्रियाओं में अनिश्चितता आ सकती है। अतः राजनीतिक स्थिरता अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, दीर्घ अवधि परियोजनाओं के निवेश के लिए, व्यवसायों में आत्मविश्वास पैदा करती है। राजनीतिक अस्थिरता इस विश्वास को हिला सकती है। अतः सरकारी अधिकारियों का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण का व्यवसाय पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव है वो पड़ सकता है। देखो, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था के खुलेपन के बाद विदेशी कंपनियों ने भारत में व्यवसाय के लिए अनुमति पत्र प्राप्त करने में नौकरशाही की लाल फीताशाही से पार पाना सर्वाधिक कठिन कार्य पाया, ठीक है। कई बार तो इस कार्य के लिए अपने प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही में महीनों लग जाते थे। इस कारण विदेशी कंपनियों का क्या है, हमारे देश में निवेश करने का उत्साह भंग हो जाता था। और पिछले कुछ वर्षों में स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है, ठीक है। वैधानिक पर्यावरण। तो देखो, वैधानिक पर्यावरण किसे कहते हैं कि वैधानिक वातावरण से आशय उन नियम और कानूनों से है जो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए बनाए जाते हैं या जिसके अंदर रहकर एक व्यवसाय का संचालन किया जा सके। देखो, नियम किसी भी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए जाते हैं। प्रत्येक देश में व्यापार को कुछ निश्चित कानूनी मापदंडों के अधीन ही शुरू किया जा सकता है। यही कारण है कि प्रत्येक देश में व्यवसाय और उद्योगों को चलाने के लिए और उसके विकास के लिए अपना स्वयं का कानूनी ढांचा होता है, ठीक। अब अगला टॉपिक है वैधानिक पर्यावरण के सिद्धांत। तो देखो, वैधानिक पर्यावरण के देखो दोस्तों 4 सिद्धांत हैं, जिसमें पहला है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय जो है सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसके बिना ये दोनों ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। न तो आर्थिक न्याय मिलेगा, न सामाजिक राजनीतिक, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता। इसके लिए रोजगार का सृजन करके आर्थिक दासता से मुक्ति भी शामिल है, ठीक है। लोगों को क्या है, कार्य करने के लिए या रोजगार कमाने के लिए क्या स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तीसरा जो सिद्धांत है वह है समानता का। तो आर्थिक विषमताओं के साथ साथ समानता का भाव एक सपने के सच होने जैसा है जो कि अर्थहीन है, ठीक है। अगर आर्थिक विषमता होगी, ठीक है, तो समानता का भाव ही नहीं हो सकता।
और उत्पादन के साधनों का समान वितरण, प्रादेशिक संतुलन, विकास व आरक्षण नीति की समाप्ति द्वारा आर्थिक समानता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। और चौथा है दोस्तों बंधुत्व। देश में भाईचारा और बंधुत्व राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये थे वैधानिक पर्यावरण की जो है वो सिद्धांत। वैधानिक पर्यावरण में व्यवसाय संबंधी आधारभूत अधिनियम, जिसमें पहला अधिनियम है हमारे पास आयकर अधिनियम 1961। दोस्तों यह अधिनियम जो है भारत में 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी हुआ तथा संपूर्ण भारत में समान रूप से लागू होता है। दोस्तों इस अधिनियम में क्या है, 298 धाराएं हैं और अनेक उपधाराओं और 14 अनुसूचियों में यह अधिनियम जो है वो विभक्त है। और यह अधिनियम वर्तमान में आयकर व्यवस्था का आधार है। इस अधिनियम के सुगम संचालन के लिए आयकर नियमावली 162 बनाई गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये अधिनियम जो है 3 अधिनियमों और परिनियमों के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें पहला है आयकर अधिनियम 1961, दूसरा है आयकर नियमावली 1962 और तीसरा है वार्षिक वित्त अधिनियम 2012-13। ठीक है, अब बात करते हैं आयकर अधिनियम 1961 के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो दोस्तों इसमें उद्देश्य देखो, पहला है सरकार की उत्पत्ति को सुनिश्चित करना। ठीक है, सरकार को जो आय उत्पन्न होती है वो कैसे होती है, उनकी आय कैसे प्राप्त होगी, तो उसको सुनिश्चित करना है। दूसरा है धोखाधड़ी और कर चोरी को रोकना, ताकि जो करदाता है वो समय पर और सही रूप से कर का जो भुगतान है सरकार को कर सकें। तीसरा उद्देश्य है कि देश को कर निराकरण और कर जमा कराने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करना। ठीक है, कि जो करदाता है वो गवर्नमेंट को किस प्रकार से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं, उसके लिए कानूनी ढांचा तैयार करना है। और कर चोरी पर सजा और जुर्माना लगाना। और उसके बाद है कर भुगतान, कर वापसी आदि की व्यवस्था करना। और लास्ट जो है उद्देश्य है वह है अपील और पुनर्विचार के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना करना। तो ये दोस्तों आयकर अधिनियम 1961 के उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 अर्थात फेमा। तो दोस्तों व्यवसाय के वैश्वीकरण के फलस्वरूप आय प्रत्येक देश को अन्य देश के साथ व्यापार और व्यवहार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, विदेशी विनिमय के अंतर्गत क्या है, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकता है आसानी से, जिसके चलते विदेशी मुद्रा के विनिमय संबंधी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि करेंसी की जो रेट है वो एक्सचेंज होती है रहती है। ठीक है, तो इस संदर्भ में 1 जून 2000 को पूर्व में प्रचलित विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1973 के स्थान पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 2000 की स्थापना की गई। अब विदेशी विनिमय अधिनियम जो नियमन अधिनियम है उनके द्वारा देखो फेमा के 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि बाह्य व्यापार और भुगतान को सफल बनाना। ठीक है, और दूसरा उद्देश्य है वह है विदेशी विनिमय बाजार को सुचारू रूप से बनाए रखना। अब दोस्तों देखो कि फेमा के मुख्य कौन कौन से प्रावधान हैं। तो अब पहला प्रावधान है वो है रिजर्व बैंक की भूमिका। तो दोस्तों फेमा के प्रशासन में जो है भारतीय रिजर्व बैंक को एक महत्वपूर्ण भूमिका समुन्देशित की गई है। अधिनियम की अनेक धाराओं से संबंधित नियम, विनिमय तथा मानदंड केंद्र सरकार के परामर्श पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। यानी फेमा के जो कानून नियम है वो केंद्र सरकार के अधिनियम से या विचार विमर्श से रिजर्व बैंक द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा है कि केंद्र सरकार द्वारा तुल्य अधिकारियों की नियुक्ति। तो अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित जांच के लिए दोस्तों न्याय निर्णय प्राधिकारियों के तुल्य अधिकारियों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा ही की जाती है। तीसरा है विशेष निदेशक की नियुक्ति। तो न्याय निर्णय प्राधिकारियों के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक या एक से अधिक विशेष निदेशक की नियुक्ति करने का भी प्रावधान किया गया है। और उसके बाद में चौथा है कि केंद्र सरकार द्वारा न्याय निर्णय प्राधिकारियों तथा विशेष निदेशक के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक विदेशी मुद्रा अपीलीय न्यायाधिकरण की भी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, पांचवा है परिवर्तन निदेशालय। तो फेमा में केंद्र सरकार द्वारा एक परिवर्तन निदेशालय की भी व्यवस्था की गई है। और लास्ट है कि फेमा में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूतियों में लेन देन की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो ये थे फेमा के मुख्य प्रावधान। करते हैं दोस्तों औद्योगिक अधिनियम 1991 की। तो भारत में औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन की घोषणा सरकार द्वारा 24 जुलाई 1919 को की गई। इसके अंतर्गत दोस्तों औद्योगिक लाइसेंस नीति एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, सार्वजनिक क्षेत्र, विदेशी निवेश आदि के संदर्भ में व्यापक बदलाव किए गए हैं। ठीक है, और इस नीति के जो मुख्य बिंदु है वो 2 है दोस्तों। पहला है औद्योगिक नीति।
तो औद्योगिक नीति दोस्तों, इसमें एकाधिकार और प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियों की परिसंपत्ति सीमा को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अब नई इकाइयों की स्थापना, विस्तार, विलयन और समामेलन तथा अधिनिकरण के लिए एवं निवेशकों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं रहा। ठीक है, अब केंद्र सरकार की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है। दूसरा है नई औद्योगिक नीति है। तो इसमें क्या है कि उच्च प्रौद्योगिकी एवं उच्च निवेश के आधार पर कुछ प्राथमिक उद्देश्यों की सूची बनाई गई है और इन उद्देश्य उद्योगों में बिना सरकार की अनुमति लिए 51% तक विदेशी इक्विटी की इजाज़त दी गई है। इन क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की भी अनुमति नहीं है। ठीक है। तो ये थी आपकी औद्योगिक अधिनियम 1991 की मुख्य बातें। दोस्तों अब बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002। तो दोस्तों उपभोक्ता के हितों को और अधिक संरक्षण प्रदान करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में वर्ष 1991 और वर्ष 1993 में विभिन्न प्रकार का संशोधन किया गया था, किंतु आर्थिक वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद में वृद्धि के चलते यह संशोधन असफल साबित हुआ, जिस कारण इस अधिनियम को और अधिक कार्यात्मक और परियोजनात्मक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अत्यधिक व्यापक संशोधन वर्ष 2002 में किया गया, जिसे पूर्ण रूप से 15 मार्च 2003 को विश्व उपभोक्ता दिवस पर संपूर्ण भारत में एक साथ लागू किया गया। ठीक है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो लागू कब हुआ? 15 मार्च 2003 को विश्व उपभोक्ता दिवस पर। तो इस अधिनियम की मुख्य बातें हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है कि राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की पीठों का सृजन तथा सर्किट बेंचों का आयोजन। ठीक है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की पीठों का क्या सृजन यानी बनाया गया है। और उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष के किसी कारणवश अनुपस्थित रहने पर वरिष्ठतम सदस्य द्वारा मंच की अध्यक्षता का प्रावधान। इसमें क्या है कि उपभोक्ता जो मंच है, जैसे 3 प्रकार के मंच है, जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। तो इनमें जो अध्यक्ष है वो अगर अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान पर जो वरिष्ठ सदस्य है वो अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है। तीसरी जो बात है वो है अप्रमाणिक वस्तुओं एवं सेवाओं को अनुचित व्यापार पद्धति में शामिल करना। और चौथा देखो क्या है कि विभिन्न स्तर पर कार्यरत प्रतितोप एजेंसियों की धन संबंधी अधिकारिता में संशोधन। इसमें जो 3 मंच बनाए गए हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है देखो कि पहला है जिला मंच, ये 20 लाख रुपए तक के जो समस्या हैं, ठीक है, उनको सुलझाता है। राज्य आयोग है वो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के दावों को स्वीकार करता है। और राष्ट्रीय आयोग जो है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक के जो दावे हैं उन पर निर्णय देता है। ठीक है। तो ये 3 मंच है, जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। अब है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो दोस्तों इसमें पहला उद्देश्य है वह है व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले अनैतिक क्रियाकलापों के खिलाफ उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करना। यानी जो व्यापारी है अनैतिक क्रियाकलाप करते हैं, जैसे वस्तुओं का जो मूल्य है वो मनमाने ढंग से अगर वसूल करें, तो ये जो मंच है उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करता है। दूसरा है कि उपभोक्ताओं को हुई क्षति के लिए आवश्यक क्षतिपूर्ति दिलवाना। ठीक है। और तीसरा है विपणन नियंत्रण हेतु अर्ध सरकारी न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक तंत्र की स्थापना करना। चौथा है कि उपभोक्ताओं के हितों के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना करना तथा उनमें विभिन्न विवादों के निपटारे की व्यवस्था करना। ठीक है। और पांचवा जो उद्देश्य है वो है कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले असंगठित उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति सजग करते हुए उन्हें शिक्षित करना। ठीक है। तो ये थे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 2002 की जो है उद्देश्य हैं। देखो दोस्तों आपको बताता हूँ कि उपभोक्ता के विवादों का समाधान कैसे होता है उपभोक्ता मंच में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ग्राहकों को जागरूक करने के साथ साथ किसी विशेष समस्या के उत्पन्न होने पर उसके विवादों का समाधान भी प्रस्तुत करता है। तो इस संदर्भ में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि त्रिस्तरीय यानी 3 न्यायिक क्षेत्र की स्थापना की गई है, तंत्र की स्थापना की गई है, जिसमें पहला जो है वो है जिला मंच। तो जिला मंच क्या होता है कि धारा 9A के अनुसार राज्य सरकार राजपत्र जारी करके उपभोक्ता की समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक जिले में कम से कम एक या एक से अधिक जिला उपभोक्ता मंच का गठन कर सकती है। ठीक है। तो गठन जो है इसमें क्या है कि कुल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें जिला न्यायाधीश वर्तमान या बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति जो है उसका सभापति होगा। ठीक है। तो जो जिला न्यायाधीश है वो क्या है, इस मंच का क्या सभापति होता है।
और 2 अन्य व्यक्ति भी शामिल होते हैं, जिसमें एक महिला सदस्य अनिवार्य रूप से शामिल होगी, ठीक है। और जिला मंच के सदस्यों का जो वेतन है या अन्य सेवा भत्ते निर्धारित करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास ही होता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं जिला मंच के अधिकार क्षेत्र की। तो इसमें 2 अधिकार क्षेत्र है, जिसमें पहला है आर्थिक आधार। तो आर्थिक रूप से 5 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई जो है वो ये मंच करता है, ठीक है। और दूसरा है भौगोलिक आधार। तो जिला मंच में शिकायत करने वाला व्यक्ति उस जिले का निवासी हो अथवा वह वहाँ व्यवसाय संचालित करता हो या उसकी शाखा कार्यालय वहीं हो जिस जिला में ये जिला मंच है, तो उसका भी समाधान जिला मंच करता है, ठीक है। दोस्तों जिला मंच में शिकायत कैसे करते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, तो वो देखो कि धारा जो है 12 के अनुसार तो कोई भी उपभोक्ता माल बेचा गया हो या बेचने का अनुबंध किया गया हो, वह स्वयं या किसी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ सदस्य या असदस्य के लिए शिकायत प्रस्तुत करने का अधिकारी होता है। अब दोस्तों जो लिखित शिकायत है वो निम्न प्रक्रिया के माध्यम से देखो की जाती है। इसमें क्या क्या होता है कि सबसे पहले शिकायतकर्ता का नाम जो शिकायत कर रहा है, दूसरा विरोधी पक्षकारों के नाम और पते, ठीक है। जो विरोधी पक्षकार है उनके नाम क्या है, उनका एड्रेस वगैरह उनका भी उल्लेख करना होता है। तीसरा है शिकायत के संबंधित तथ्यों का प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र, ठीक है। और चौथा है शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर। तो ये चारों प्रोसेस करने के बाद जिला मंच में शिकायत की जाती है। अब है कि जिला मंच में शिकायत करने के बाद उसके निर्णय क्या होती है, कितनी दिन होती है, तो वो देखो कि यदि उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत की सुनवाई बिना प्रयोगशाला जांच की होती है, मतलब जिसमें आपको जांच की आवश्यकता नहीं है, तो शिकायत की सूचना प्राप्ति के 90 दिन के भीतर जिला मंच द्वारा निर्णय दिया जाना आवश्यक होता है, ठीक है। और यदि अगर जांच की या प्रयोगशाला जांच की अगर आवश्यकता हो तो इस स्थिति में दूसरे पक्षकार को सूचना प्राप्त होने के 150 दिन के अंदर जिला मंच को अपना निर्णय देना आवश्यक होता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं राज्य आयोग की। तो राज्य आयोग क्या होता है, देखो कि धारा 16(1) के अनुसार इस आयोग में सभापति सहित कुल 3 सदस्य होते हैं। तो इसमें भी 3 सदस्य होते हैं, लेकिन सभापति की नियुक्ति है वो राज्य सरकार के या राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राज्य सरकार द्वारा होती है, ठीक है। यानी जो मुख्य सभापति है उसकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से राज्य सरकार ही करेगी, ठीक है। तथा वेतन और सेवा बातों का निर्धारण राज्य सरकार के नाम से ही किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि न्यायिक क्षेत्राधिकार क्या है, कि राज्य आयोग के कौन कौन से मुकदमों के या दावों का लिए निर्णय दे सकता है। तो इसमें 3 कंडीशन है। पहली है कि यदि जिला मंच अपने क्षेत्राधिकार का पालन करने में अनियमितता करता है, यानी जिला जो मंच है वो अगर समय पर निर्णय नहीं दे पाता है, ठीक है, तो फिर राज्य आयोग में क्या है शिकायत करता है, वो दावा कर सकता है। दूसरा है कि जिला मंच के निर्णय से यदि कोई पक्ष संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है, या 5 लाख रुपए से अधिक किंतु 20 लाख रुपए से कम की दावा राशि होने की दशा में भी राज्य आयोग में क्या है शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपील की प्रक्रिया क्या होती है कि जिला मंच से दिए गए निर्णय से असंतुष्ट कोई भी पक्ष इसके विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। राष्ट्रीय आयोग समय पर उपभोक्ता द्वारा अपील न कर पाने पर, यदि अपील न कर पाने के कारणों से संतुष्ट हो जाता है तो 30 दिन के पश्चात भी अपील को जो है वो स्वीकार कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आयोग की। तो भारतवर्ष में दोस्तों उपभोक्ता के विवादों का समाधान करने वाली यह एक स्वतंत्र और वैधानिक संस्था है। इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग भी दोस्तों कहा जाता है, ठीक है। अब देखो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 उपधारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस आयोग की स्थापना जो है वो कर सकती है। और वर्तमान में इसकी स्थापना जो है नई दिल्ली में कर दी गई है दोस्तों। राष्ट्रीय आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, जिनमें सभापति तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। और इन 4 सदस्यों में क्या एक महिला सदस्य अनिवार्य रूप से होती है दोस्तों। और सभापति की नियुक्ति है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो अथवा हो, ठीक है। दोस्तों देखो राष्ट्रीय आयोग के न्यायिक क्षेत्राधिकार क्या होते हैं। तो दोस्तों यह जो आयोग है राष्ट्रीय आयोग केवल उन दावों की सुनवाई करेगा जिनमें क्षतिपूर्ति की राशि जो है वो 20 लाख से अधिक होती है, ठीक है। दूसरा कि राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध की गई अपील पर पुनर्विचार, अगर कोई उपभोक्ता राज्य आयोग की जो निर्णय है उससे असंतुष्ट होता है तो फिर राष्ट्रीय आयोग में उसकी सुनवाई हो सकती है। तीसरा है कि राज्य आयोग के क्षेत्राधिकार का पालन नहीं किया जाता है
या कोई ऐसी मैदानी कार्य किया जाता है, ऐसे कार्य के मामले में यह रिकॉर्ड मांग सकता है। ठीक है, तो ये है राष्ट्रीय आयोग के न्यायिक क्षेत्राधिकार। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आयोग के अधिकार और शक्तियों की। तो राष्ट्रीय आयोग को जनपद न्यायालय का तथा आदेश प्रसारित करने की समस्त शक्तियाँ प्राप्त है दोस्तों। और धारा 21(1) के अंतर्गत इन शक्तियों के आधार पर यह आयोग किसी भी गवाह को बुलावा पत्र भेज सकता है, ठीक है, अथवा शपथ ले सकता है तथा साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए आदेश भी दे सकता है और उनके आधार पर निर्णय भी दोस्तों दे सकता है। तो यह बात होगी राष्ट्रीय आयोग की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब मैं आज जो चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ है पहला व्यावसायिक पर्यावरण, उससे के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो गत परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो उनको मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। तो आप उनको घर पर बैठ के तैयारी कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और देखते रहिए स्टडी फर्स्ट ऑनलाइन।